तीर लगते ही अमन खून से लहूलुहान हो गया। वह चोटिल हालत में आश्चर्य से सैनिक से पूछता है, हे प्रिय सैनिक, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों मारा? मुझे क्षमा करना छोटे महाराज, मैं मजबूर था। यह सब षड्यंत्र महारानी का था। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सैनिक को इतना कहते ही अमन का छोटा जीवन उसी क्षण खत्म हो गया। वीरेंद्र ने अमन के शरीर को एक गहरे जंगल के कोने में फेंक दिया ताकि कोई भी इस षड्यंत्र का पता न लगा सके। एक समय की बात है, एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक वृद्ध राजा रहते थे। राजा की दूसरी शादी हुई थी। राजा की पहली पत्नी का देहांत कुछ दिन पहले ही हो गया था। पहली पत्नी से राजा को एक बेटा हुआ था जिसका हृदय अत्यंत कोमल, दयालु और नेक था। राजा ने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी भीतर ही भीतर जलन और लालच हर पल उसके मन में घूमता रहता था। रानी का मन इस बात से भर गया था कि जब उसका अपना पुत्र जन्म लेगा तो सौतेला बेटा उसके बेटे के विरुद्ध आधे हिस्से का दावा करेगा। इस सोच ने रानी के दिल में कड़वाहट और दगाबाजी के भावों को जन्म दे दिया था। देखो तो सही, ये सौतेला बच्चा कैसे इतना मीठा बोलता है, पर मुझे चिंता है कि जब मेरा बेटा जन्म लेगा तो उसका आधे का हिस्सेदार हो जाएगा। मैं अपने ही बेटे का भविष्य खराब नहीं करना चाहती, मुझे कुछ करना चाहिए। उसकी आंखों में क्रोध और लालच की चमक झलक रही थी। उसी शाम रानी ने अमन के लिए आदेश जारी किया। अमन, तुम आज से मेरे नौकर बनकर रहना। महल के कामकाज में मेरी सहायता करो, और अगर तुम अपना कार्य ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें दंड भी भुगतना पड़ेगा। और सुनो, यह सब बात तुम महाराज से मत बताना। अगर तुमने महाराज से बताया तो तुम्हें उल्टा लटका के मारूंगी। माँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आखिर आप मेरी प्यारी माँ हो। माँ की सेवा नहीं करूँगा तो किसका करूँगा? अमन की मासूमियत में रानी ने नफरत का बीज बो दिया। रानी ने उसे रोज कठोर मेहनत के काम में लगा दिया करती और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। अमन अपनी मासूमियत में बिना किसी शिकायत के सभी आदेश मानता था। समय बीतता गया। रानी के मन में और भी कठोर विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगी, क्यों ना अमन को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया जाए, ताकि भविष्य में मेरे आने वाले बेटे का पूरा अधिकार सुरक्षित रह सके और पूरा राजपाट मेरा अपने बच्चे का हो सके। रानी के मन में अमन को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी थी। तभी रानी की एक करीबी सलाहकार वसुंधरा वहां आई। वसुंधरा, मुझे एक योजना सुनानी है जिससे मैं अमन को हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर सकती हूँ। अगर वह इस दुनिया से चला जाता है तो मेरा जन्म लेने वाला बेटा बिना किसी रुकावट के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महारानी, क्या आप वाकई ऐसा कर सकती हैं? अमन तो बहुत मासूम है। इस प्रकार की अनहोनी आप सोच भी कैसी सकती है महारानी जी। महाराज अमन को अपने दिल का टुकड़ा समझते हैं। आप अमन पे कुछ तो दया करो। देखो वसुंधरा, मुझे कोई दया नहीं लगती उस मनहूस पर। यह राज्य मेरे बेटे का होना ही चाहिए, और यदि अमन जिंदा रहा तो उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे का हक से चला जाएगा। वसुंधरा रानी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी उसकी एक न सुनी। इस प्रकार रानी ने एक षड्यंत्र रचने का निश्चय कर लिया। उसने एक बलवान सैनिक वीरेंद्र को अपने पास बुलाई और उससे बोली, वीरेंद्र, तुम्हारी शक्ति और निष्ठा मेरे काम आएगी। मेरे पास एक विशेष कार्य है तुम्हारे लिए, जिसे करने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त कर रही हूँ। आपका आदेश मेरे लिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहा है। कृपया बताइए महारानी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अमन को खत्म कर दो, मगर ध्यान रहे यह मौत महज एक हादसा लगे। किसी को संदेह तक नहीं होना चाहिए कि यह कोई साजिश थी। वीरेंद्र इतनी बात सुनकर डर जाता है। वह सोचता है कि छोटे राजकुमार को मारने की बात रानी कह रही है। वह हिचकिचाते हुए बोला, महारानी, यह कार्य मेरे लिए अत्यंत कठोर है। अमन तो एक निर्दोष बच्चा है। महाराज अमन से बहुत प्यार करते हैं। अगर यह बात उन्हें मालूम होगा तो वह सबको सूली पर चढ़वा देंगे। अगर तुम उस दुष्ट अमन को खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में सजा कर तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। वीरेंद्र, तुम्हें न तो दया करनी है और न ही मना करना है। यदि तुमने नहीं किया तो मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। वीरेंद्र डर जाता है और रानी के आदेश का पालन करने का निश्चय करता है। हालांकि उसके मन में भय और दुविधा उमड़ रही थी, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। अगर वह राजा से कहता
तो उसे रानी उसे बेमौत मरवा देती। वह चिंतित था। कुछ दिन बीतता है। फिर एक दिन राजा अपने पुत्र से पूछता है, पुत्र, मुझे लगता है कि तुम आजकल बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? कुछ दिक्कत है तो बताओ। कुछ नहीं पिताजी, बस माँ की याद आ रही थी। अरे पुत्र, तुम्हारी दूसरी माँ तो है ना, वह तुझे बहुत प्यार करती है। वह तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा मानती है। तभी रानी वहाँ आती है और झूठी प्यार दिखाते हुए बोलती है, अरे मेरे प्यारे पुत्र, तुम कहाँ थे कब से? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा पकवान बनवाई हूँ, चलो खा लो। तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, देखो तो कितना कमजोर हो गए हो तुम। राजा इतनी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वह सोचते हैं कि मेरी दूसरी पत्नी मेरे बेटे की कितनी ख्याल रखती है। इसी तरह दिन बीतते। फिर एक दिन रानी सैनिक से कहती है, वीरेंद्र, इस अमन का खेल कब खत्म करोगे? कई दिन बीत गया, इसी तरह रहा तो वह धीरे धीरे बड़ा समझदार हो जाएगा, तो उसे मारने में दिक्कत हो जाएगा। महारानी, इस समय सारे सैनिक, मंत्री और प्रजा जन महल में हैं। मैं किसी सुनसान दिन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो देर किस बात की? कल महाराज और मंत्री और सभी सैनिक दूसरे राज्य में कुछ सुनवाई के लिए जा रहे हैं। क्यों ना तुम कल ही सारा काम खत्म कर दो? ठीक है महारानी जी, आपकी जैसी इच्छा। फिर अगले दिन जब सूर्य की किरणें भी उदास लग रही थीं, तब वीरेंद्र ने अमन की निगरानी में लग गया। वह जानता था कि उसे आज अमन को इस दुनिया से खत्म करना है। अमन हमेशा की तरह महल के कार्यों में लगा हुआ था, बिना किसी शंका के। वीरेंद्र अमन को देखकर अपने मन में सोचता है, हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रहा हूँ? इस निर्दोष बच्चा को कैसे मार सकता हूँ मैं? पर महारानी का आदेश सबसे ऊपर है, नहीं तो महारानी अनर्थ कर देंगी। उसकी आंखों में भी झलक रही थी अपराध बोध की चमक, परंतु उसने अपने कर्तव्य को निभाने का निर्णय किया था। धीरे धीरे वीरेंद्र ने अमन के पास जाकर उसे अकेले ले जाने का बहाना बनाया। छोटे महाराज, मुझे महल के बाहर कुछ जरूरी काम के लिए जाना है और आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ रोचक जगह दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगा, पर पहले माँ से इजाजत तो ले लूं, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनके इजाजत के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। इतनी बात सुनकर सैनिक का दिल पसीज जाता है, मगर वह रानी के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। वह दुखी मन से अमन को कहता है, अरे छोटे महाराज, रानी साहिबा ही बोली हैं तुम्हें घुमाने के लिए। चलो मेरे साथ, तुम्हें आज कुछ अद्भुत जगह दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं चलूंगा, पर मेरा दिल कहता है कि मैं पहले माँ से पूछ लूं, उसके बाद मैं चलूंगा। अमन तुरंत ही रानी के पास जाता है और पूछता है, माँ, वीरेंद्र सैनिक के साथ मैं घूमने जाना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं। तुम जाओ, जंगल में बहुत अनोखा अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। तुम जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। अरे नहीं बेटा, यह सब तुम्हारा वहम है। तुम पहली बार जंगल का सैर करने जा रहे हो, इसीलिए तुम घबरा रहे हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानी की बात सुनकर अमन खुशी खुशी सैनिक के साथ चला जाता है। तभी रानी मन ही मन सोचने लगती है, जा जा अमन के बच्चे, आज तेरा खेल खत्म। अब से मेरे आने वाले बच्चे का सारा राजपाट होगा। दोनों महल से बाहर निकलते हैं और एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। जाते जाते बीच जंगल में वीरेंद्र ने अपना तीरंदाजी धनुष निकाल लिया और अचानक अमन पर वार कर देता है। तीर लगते ही अमन खून से लहूलुहान हो गया। वह चोटिल हालत में आश्चर्य से सैनिक से पूछता है, हे प्रिय सैनिक, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों मारा? मुझे क्षमा करना छोटे महाराज, मैं मजबूर था। यह सब षड्यंत्र महारानी का था। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सैनिक को इतना कहते ही अमन का छोटा जीवन उसी क्षण खत्म हो गया। वीरेंद्र ने अमन के शरीर को एक गहरे जंगल के कोने में फेंक दिया ताकि कोई भी इस षड्यंत्र का पता न लगा सके। जंगल की गहराई में जहां प्रकृति की शांति विराजमान थी,
उसी समय एक साधु अपनी तपस्या में लीन होकर चलते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। साधु का नाम ज्ञानानंद था। चलते चलते उसने उस सुनसान मार्ग पर एक निर्जीव सा दृश्य देखा। वहां एक बच्चा पड़ा हुआ था जिसकी हालत दयनीय थी।